हाय गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहले डिस्क्लेमर, आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं आज इसी आवाज़ में बोलूँगी। यस, दूसरी बात कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है बहुत जल्दी होने वाला है। 2 महीने भी बाकी नहीं है, 55 या 54 डेज़ बाकी हैं अगर आज से देखें तो। इन डेज़ को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ऐसे यूटिलाइज़ करना है जैसे आज तक आपने एक साल को यूज़ नहीं किया होगा, उस तरह से आपको यूटिलाइज करना है। क्योंकि वी ऑल नो कि जो पढ़ाई प्रेशर में होती है वो पढ़ाई कभी और नहीं हो सकती। इसी का आपको फायदा उठाना है। आपके पास लगभग 2 महीने हैं और इसमें आपको अपना जो जी जान है वो झोंक देना है। सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि ये जो 2 महीने की स्ट्रेटेजी है ये उनके लिए नहीं है जो लोग अभी बुक खरीदेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर बुक्स तो हैं लेकिन कभी उसे खोलकर नहीं देखा। ऐसे लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। हाँ, आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसी जो स्ट्रेटेजी है उस पर चलिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन आपका सिलेक्शन होगा इसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। ये जो मैं 2 महीने की स्ट्रेटेजी या जो भी मैं बता रही हूँ ये उनके लिए है जो अभी तक पढ़ाई करते आ रहे थे। अभी तक भी उनकी कुछ ना कुछ पढ़ाई चल रही थी, स्लो चल रही थी, तेज चल रही थी, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चल रही थी। या फिर जो ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी, यानी कि 3 महीने पहले, 6 महीने पहले या 1 साल पहले भी अगर पढ़ाई कभी की हो जो कि ब्रेक हो गई थी, वो लोग भी इस 2 महीने को यूज करके अपना सिलेक्शन पक्का ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। तो आइए बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी पूरी तैयारी की स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि 2 महीने में आपको क्या करना चाहिए, ये लास्ट के 2 महीने कैसे यूज करने चाहिए उसके बारे में है। सबसे पहले मैं बात करूंगी टाइम टेबल की। आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल के बिना पढ़ना आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ऐसा समझिएगा। अगर इस समय, इस लास्ट के 2 महीने, और 2 महीने भी ठीक से बाकी नहीं है, अगर इसमें आपका एक मैप तैयार नहीं है, आपका एक टाइम टेबल नहीं है, आपका कुछ शेड्यूल नहीं है और आप बस पढ़े जा रहे हैं, कभी दिन में पढ़ रहे, कभी रात में पढ़ रहे हैं, कभी सुबह को पढ़ लिया, कभी कुछ कर रहे, कभी नहीं भी पढ़ा, कभी 12 घंटे पढ़ लिए, कभी 1 भी घंटा नहीं पढ़ा, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर वादा है मेरा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 2 महीने आपके पास, सोच लीजिए, एक दिन बैठिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, बैठ के सारी चीजें डिसाइड कीजिए और उसके बाद बस शुरू हो जाइए। 2 महीने के लिए आपको अपने लिए बहुत ज्यादा रूथलेस होना ही पड़ेगा। मतलब बिल्कुल भी अपने आप पर दया नहीं करनी है, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये 2 महीने भले ही आपको ऐसा लगे कि जल्दी खत्म हो जाते या फिर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, सुबह आपको उठना पड़ रहा है, रात तक आपको पढ़ना पड़ रहा है, सारी दिक्कतें आएंगी आपको, लेकिन फिर भी बस ये सोचिएगा कि सिर्फ 2 महीने आपको ये मेहनत करनी है और उसके बाद या तो आप आर रहेंगे या तो पार रहेंगे। ये बात सोच के रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एग्जाम होने वाला है शायद ये लास्ट एग्जाम होगा सीटी के बिना और मैथ्स के भी बिना। तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसी एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले लें और आप सीटी से बच जाएं। वैसे भी आपको पता है कि एसएससी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको एग्जाम कराने में, पहले नोटिफिकेशन लाने में, एग्जाम कराने में, रिजल्ट शो करने में, ज्वाइनिंग कराने में 1.5-2 साल का समय लगता है। 1.5 भी नहीं, 2 साल का पूरा समय लगता है। अगर आप एक बार फेल होते हैं तो फिर आप 2 साल के लिए पीछे हो जाएंगे। क्या ये आप चाहते हैं? इसी बात को बार बार अपने दिमाग में सोचिएगा, इसी सेंटेंस को अपने दिमाग में सोचिएगा और उसी तरीके से तैयारी कीजिएगा। ये 2 महीने बस आपके हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, सबको बोल दीजिए कि अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। अब बात आती है कि टाइम टेबल में कितने घंटे डालें, कितने घंटे, मतलब कि इतनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ये चाहे एसएससी का ही एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इजी है और हो जाता है, लेकिन जितना ये इजी है उसी वजह से इसमें कंपटीशन भी मतलब जितने समय आ रहे हैं उसमें बढ़ता ही गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितने ज़्यादा घंटे आप पढ़ सकते हैं उतने ज़्यादा घंटे अपने टाइम टेबल में डालिए, वो चाहे 10-12 घंटे हो। अगर आपका स्टैमिना है 10-12 घंटा पढ़ने का तो आप उसको पढ़िए। अगर आप
6 घंटे ही पढ़ सकते हैं, 7 घंटे ही पढ़ सकते हैं तो 6-7 घंटे पढ़िए, लेकिन 6-7 घंटे से कम आप नहीं पढ़ सकते हैं इस समय। आप बिल्कुल अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि उसमें कम से कम 6-7 घंटे स्टडी को डेडिकेटेड हो। अदरवाइज आपका ये जो 2 महीने आपके बचे हुए हैं वो बिल्कुल ही वेस्ट चले जाएंगे और वही है, आपका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत दुखी करेगा। तो अपने आप पे थोड़ा सा जुल्म कीजिए, इस समय 2 ही महीने हैं, जुल्म कीजिए। बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक जुल्म करना पड़ता है अपने ऊपर और उसके बाद कुछ बहुत अच्छा उनको मिलता है। सो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको ये पूरा समय यूज करना है। सेकेंड जो आपके लिए टिप है वो मैं ये कहूंगी कि आपको कोई भी इस समय नई बुक नहीं पढ़नी है। ऐसी बुक नहीं पढ़नी है जो आज तक आपने नहीं पढ़ी हो। आप जो भी इंग्लिश की जो भी बुक पढ़ते आए हैं, रीजनिंग की जो भी बुक पढ़ते आए हैं, करंट अफेयर्स के लिए या जीएस के लिए जो भी बुक पढ़ते आए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वही पढ़िए, उसी से आप अपना आउटपुट निकालिए और मॉक टेस्ट में उसको टेस्ट कीजिए। ओके, सो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा। इस समय कोई क्या कह रहा है कि ये बुक पढ़नी चाहिए तुम्हें, एसपी बख्शी पढ़नी चाहिए या प्लेन टू पैरामाउंट पढ़नी चाहिए, इन सब बातों पे मत जाइए। आपके पास अगर प्लेन टू पैरामाउंट है तो उसको पढ़िए, केडी कैंपस है तो उसको पढ़िए, या फिर आपके पास एसपी बख्शी है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि इस समय आप कुछ भी नयापन अपनी जिंदगी में मत लाइएगा। इसके अलावा शॉर्ट हैंड की जो आपका कोचिंग वगैरह चल रहा होगा उसको आप रोक सकते हैं। इस समय आपको शॉर्ट हैंड कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप जब आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा उसके बाद आप आराम से शॉर्ट हैंड तैयार कर सकते हैं। 2 महीने हैं, सिर्फ एक ही चीज को दीजिए, इस एग्जाम को। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 2 महीने ना शॉर्ट हैंड, ना कोई और पेपर, ना कोई और काम, सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको इन 2 महीनों में करनी है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितना ज्यादा लगा सकते हैं उतनी ज्यादा आपको लगाने हैं। चाहे आपको रात भर उठना पड़े उस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं। वीकली, इस समय आपको वीकली कम से कम 4-5 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। मतलब कि ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मतलब 5-6 7-8 ऐसे मतलब मिनिमम देने हैं, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आज के समय के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से मॉक टेस्ट बन रहे हैं, काफी अच्छे मॉक टेस्ट हैं और एसएससी स्टेनोग्राफर के मॉक टेस्ट अच्छे आते हैं। उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आई बेट यू कि जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों आपका बढ़ता जाएगा। आपका एक तरफ तो सिलेबस भी तैयार होता जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, एग्जाम में जो कि काम आएगी, और तीसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा जैसे ही जैसे आप नंबर उसमें गेन करते जाएंगे, या फिर जैसे ही जैसे आपको नई नई चीजों के बारे में, नए नए टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा कि क्या आपको कवर करना है, आपकी कमी कहाँ है, आपने क्या चीजें पहले पढ़ी नहीं थी अभी आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा। तो बस मॉक टेस्ट पे बिल्कुल फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 या 3 तरह के मॉक टेस्ट लगाइए, एक तरह का टेस्ट मत लगाइए। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप ग्रेडअप का भी ले सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, आप अड्डा 247 का ले सकते हैं, आप महिंद्रा का ले सकते हैं। तो ये 4 मॉक टेस्ट हैं, इनमें से कोई आप 2 या 3 ले लीजिए और इनमें से आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास वैरायटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक मॉक टेस्ट के यूज टू हो गए कि इसमें आपने पैटर्न यूज कर, मतलब पैटर्न समझ गए और उसी तरह से आप बस तुक्का लगाते चले जा रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चन जो है अगर वो इजी मिल रहे हैं तो इजी ही मिलते जा रहे हैं, या फिर टफ मिल रहे हैं तो टफ ही मिलते जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको 2-3 तरह के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, यानी 2-3 कंपनीज के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे आपकी तैयारी में वैरायटी बनी रहे और आपको किसी भी सिचुएशन से डर नहीं लगे जब भी आप एग्जाम में जाएंगे। तो मॉक टेस्ट में एक बात आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें हमेशा अपना टाइमर 1 आवर 45 मिनट्स का ही आपको रखना है। आपको ये नहीं मानना है कि आपको इस एग्जाम के लिए 2 घंटे मिले। आपका जो पूरा टाइम होगा वो होगा 1 आवर 45 मिनट्स। इसकी वजह है क्योंकि अगर आप घर पे ये प्रैक्टिस करते हैं कि आपका सारा जो पेपर है वो 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाए, तो वहां पर एग्जाम का प्रेशर भी होता है, आपको बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज भी करनी होती है, कहीं थंब इम्प्रेशन लेने आ जाते हैं, कहीं साइन कराने आ जाते हैं, कहीं कुछ
डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से आपको एक स्पेयर जो 15 मिनट है उसको आपको रखना है। आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है 1 आवर 45 मिनट्स में। ये प्रैक्टिस आप अगर पहले से ही करके चलते हैं, 2 महीने का समय है, बहुत सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, एक दिन में आप 2-2 3-3 टेस्ट दे सकते हैं। अगर अभी से आप ये चीज करते हैं तो बिल्कुल आपकी आदत पड़ जाएगी और वहां पे आप एग्जाम में इतना कंफर्टेबल फील करोगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको भले ही सारे क्वेश्चंस आते हो उस पूरे एग्जाम में, लेकिन अगर आपकी स्पीड सही नहीं है या फिर आपका टाइमिंग सही नहीं है, आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो फिर आप वहां पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर होती है। स्पीड इंक्रीज करिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की, यही आपको जॉब दिलाएगा। अब एक बात है कि जिसे मैंने कम से कम 50,000 बार दोहराया होगा आपके सामने, जब भी मैं मॉक टेस्ट की बात करती हूँ, तो देखिए मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 1000 मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व कर लो, आपको कुछ गेन नहीं होगा, कुछ भी गेन नहीं होगा। गेन कहाँ से होगा? एनालिसिस से। अगर आप अपना मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं तो फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान के आपको चलना चाहिए। आपको एनालाइज करना है उस पूरे मॉक टेस्ट को। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे एनालाइज का क्या मतलब होता है। देखिए मैं सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने 2 घंटे मॉक टेस्ट दिया या 1 आवर 45 मिनट्स का आपने मॉक टेस्ट दिया, सारे क्वेश्चन आपको जितने मतलब आते थे या फिर जितना आपके पास टाइम था सब कुछ कर लिया। कुछ उसमें गलत हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल से आता होगा कि हाँ मतलब इसका आंसर यही है। कुछ ऐसे होंगे जिससे आपने एलिमिनेट करके लगाया होगा, वो भी मे बी आपका सही हो जाए। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे आपने तुक्का लगाया था, वो भी मे बी सही हो या फिर गलत हो सकता है ना। तो इस तरह से ऐसा नहीं होता कि एक मॉक टेस्ट में आपने वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपको आते थे। अभी आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट करने के बाद पूरा पेपर आपको उसका सोल्यूशन देखना है कि क्या जो आपने लगाया था वो सही था या नहीं था, या कोई चीज पूछी गई है, कोई रूल पूछा गया है, तो क्या जिस वजह से आपने टिक लगाया वो ही वजह थी उसकी। क्योंकि यहाँ पे तो आपका तुक्का चल गया मे बी, लेकिन वहां एग्जाम में आपका तुक्का नहीं चलेगा, कंफर्मेशन चलेगा। तो इस बात का आपको कंफर्मेशन लेना है। ऐसे सोचिए कि 200 क्वेश्चन आते हैं हर दिन, अगर आप 2-2 टेस्ट भी लगाते हैं, एक दिन में आपके पास 400 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक दिन में 400 क्वेश्चन बिना किसी बुक के। मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है और एनालिसिस इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, आपको उसको एनालाइज करना है। आपको फिर से वो 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, देखने हैं कि क्या हुआ इसमें, कैसे हुआ, क्यों इसमें यही लगाया गया है, क्या मेरा सोचना सही था या मैंने जो तुक्का लगाया है वो कितना सही है। सब कुछ आपको एनालाइज करना है। मैंने कई बार आपको बताया कि कैसे आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। वो वीडियोस आपको जो रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, तो जरूर देखिए। इसके अलावा लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो क्या करें। इस पर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर उसमें मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे तो आपको क्या करना चाहिए या फिर आप कैसे उसमें नंबर गेन कर सकते हैं। वो वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैंने पहले भी इतने सारे वीडियोस आपके प्रिपरेशन को लेकर बनाए हैं। स्ट्रेटेजी कभी चेंज नहीं होती है, कुछ ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाता है। बस यही है कि आपको कौन सा तरीका समझ में आता है या फिर आपके लिए कौन सा तरीका काम आता है। उन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना है, क्यों करना है, कुछ भी, आप बस वीडियो का प्लेलिस्ट देखिए, रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन, और जो भी आपके सवाल हैं उसके जवाब आपको उस पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना करके रख दिए हैं। अब बात करेंगे कि मॉक टेस्ट तो आप लगा रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं। मेन टॉपिक ये आता है कि कितने नंबर आपको चाहिए मतलब इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आपको पता है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जितना समय बढ़ता जाएगा, जितनी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से कट ऑफ्स भी बढ़ते जाएंगे। इस समय आपको मिनिमम अपना जो ये मार्क्स है कि आपको कितना गेन करना है वो लेकर चलना है। 160 मार्क्स आपको इस एग्जाम में 160 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो। इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है वो 5-6 नंबर 7 नंबर अपने अपने हिसाब से माइनस कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 160 नंबर के लिए आपको टारगेट रखना है और यही आपको चाहिए। यही नंबर है जो आपके लिए मतलब दिव्य
साबित हो सकता है। तो ये नंबर को हमेशा याद रखिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आपको 160 नंबर चाहिए तो क्या होना चाहिए, मतलब कैसे आपको 160 नंबर मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, इसमें आपको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टॉपिक से, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इंग्लिश का होता है, उसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। इंग्लिश का पार्ट ऐसा होता है कि अगर इसमें आपके अच्छे नंबर है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। अगर आपके इसमें बेकार मार्क्स हैं, इसमें अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए, तो फिर कोई भी आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। इंग्लिश का ये महत्व है इस पूरे एग्जाम में। इंग्लिश में आपको 100 में से कम 90 लाने ही है। 90 आप सोचकर चलिए, आपको किसी भी तरीके से 90 मार्क्स लाने हैं। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पता होगा, कुछ क्वेश्चन आप एलिमिनेट कीजिए, कुछ क्वेश्चन आप तुक्के लगाइए, चाहे जैसे कीजिए, लेकिन 90 मार्क्स का आपको पूरा टारगेट इसमें रखना है। बात करें रीजनिंग की, तो आई नो कि आप लोग रीजनिंग में काफी डर रहे हैं, इसीलिए पहले रीजनिंग में 49, 48, 45 ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे नंबर आते थे सबके। इस वजह से इस बार आप मान के चलिए कि आपके 40 मार्क्स अगर आ गए तो भी ठीक है, क्योंकि जो रीजनिंग है वो पिछले साल बहुत ही ज्यादा लेंथी कर दिया गया था, जो जिसकी आदत नहीं थी लोगों की। आई होप कि उस एग्जाम के बाद आपने सीख ली होगी और रीजनिंग के लिए पहले से ही आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं भी किया आपने तो जो ये 2 महीने आपके बाकी हैं, जो आप मॉक टेस्ट करोगे, जो आप चीजें करोगे अपने लिए रीजनिंग के लिए, उसमें आप 40 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। तो 40 मार्क्स इसमें आप रख लीजिए, ताकि अगर कुछ और भी ड्रास्टिक चेंज हो तो फिर आपको उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगे। इसके अलावा जीएस का पार्ट बचता है, तो जीएस में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर के होते हैं। इसमें आपको 30 मार्क्स लाना ही है। आप तुक्के से लाइए, आप करंट अफेयर्स को तैयार करके लाइए, आप कैसे भी लाइए, आप पढ़ कर लाइए, लेकिन आपको इसमें 30 मार्क्स लाने और ऐसे आपका 160 नंबर बनता है। अगर ये नंबर आपके बनते हैं तो ये आप अपना सिलेक्शन पक्का मानिए, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अब आइए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज की, कैसे कैसे आपको क्या क्या तैयारी करनी है। बात सबसे पहले इंग्लिश की करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है या सबसे ज़्यादा जो आपको एग्जाम में सहायक हो सकता है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको मैंने बताया कि कोई नई बुक नहीं पढ़नी है। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं या जो भी बुक पढ़ रहे थे, आपने कभी भी पढ़ी हुई है, उसको थोड़ा सा आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आप जो डे टाइम है जिसमें आप टाइम टेबल बनाएंगे अपने लिए, उसमें आप थोड़ा सा रिविजन का डालिए इंग्लिश के लिए, और उसमें ग्रामर्स के रूल जो आपके अभी इतने मजे हुए नहीं हैं उनको तैयार कीजिए। बाकी चीजें आपकी मॉक टेस्ट से हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपने पहले कॉमन एरर का पढ़ चुके हैं आप टॉपिक्स, कॉमन एरर में लगभग पूरा ग्रामर आता है, तो अगर आपने पूरा ग्रामर पढ़ लिया है फिर भी आपको लगता है रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है, तो उससे घबराइए नहीं। आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे आपके रूल्स क्लियर होते जाएंगे। मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल मतलब सारथी का काम करेगा कि आपको वहां तक पहुंचाने का, सिलेक्शन तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का है। उस पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए और बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। इससे आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और बहुत सारी नई भी चीजें पता चल जाएंगी। तो इंग्लिश में आपको ये करना है। इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको काम करना है, वो है वोकैबुलरी। आप ग्रामर की बुक मत पढ़िए चलेगा, लेकिन वोकैबुलरी आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कई बार आपको ब्लैक बुक के बारे में बताया, उसमें हर तरह की जो वोकैबुलरी है वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप एमबी पब्लिकेशन की भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट में आपको वोकैबुलरी रटनी पड़ेगी। रट लीजिए, जैसे आप एग्जाम में जब छोटे थे, जब स्कूल में रटना होता था तो जैसा रटते थे वैसे ही रट लीजिए। आप इंग्लिश के, मैं रिपीट करी हूं, आप इंग्लिश ग्रामर की बुक मत पढ़िए, मॉक टेस्ट से आपका तैयारी हो जाएगा, लेकिन वोकैबुलरी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें अगर आप वोकैबुलरी मतलब ड्रॉप करते हैं तो फिर 90 मार्क्स लाना आपके मतलब आप नहीं कर पाओगे, 90 मार्क्स नहीं ला पाओगे, और जहां ही आपके मार्क्स थोड़े थोड़े कम हुए वहीं आपका सिलेक्शन रुक जाएगा या फिर बिल्कुल आप बॉर्डर पे रहोगे। तो अगर आपको सेफ जोन में चलना है तो यही कीजिए, वोकैबुलरी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसको जरूर रटिए। चाहे आपको दिन रात एक करना पड़े, लेकिन रट लीजिए, चाहे जैसे रटना हो, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे रटना हो, जो भी करना हो, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के, टहल टहल के, सोते हुए, जैसे भी आपको रटना हो, वोकैबुलरी रटिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो रीजनिंग में देखिए इस समय जो रीजनिंग आ रही है वो बैंक लेवल की भी आने लगी है और एडवांस लेवल उसका हो गया है रीजनिंग का। पिछले साल को अगर ध्यान में रखे तो जैसे बैंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लंबे लंबे लेंथी, वैसे ही इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ एडवांस जो रीजनिंग है उसकी प्रैक्टिस करिए। आप दिन में जब रीजनिंग का टाइम रखेंगे तो 1-2 घंटे आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए और उसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इस समय आपको रीजनिंग की कोई खास बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बुक है और उसको आप कंप्लीट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें आपको जो भी टॉपिक्स मिलते हैं अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, उसमें ट्रिक्स देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट में वही सारे क्वेश्चंस की कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। मॉक टेस्ट जो भी मैंने बताए हुए हैं, ये जो 4 मॉक टेस्ट मैंने बताए हुए हैं, इनमें सभी में एडवांस लेवल की रीजनिंग को भी इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल जैसा पिछला पेपर पूछा गया था, अचानक से चेंज कर दिया गया था, वैसे क्वेश्चंस इसमें हैं। तो आप आराम से मॉक टेस्ट लगा के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा ट्रिक देख सकते हैं, टिप्स देख सकते हैं यूट्यूब की सहायता से। इस समय आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बुक कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट पे भरोसा रखिए, रीजनिंग आपका मॉक टेस्ट तैयार करा देगा। बस रीजनिंग में आपको ये याद रखना है कि आपको स्पीड बहुत ज्यादा करनी है, इसी बात पे आप पूरा ध्यान रखिए। बुक से, क्वेश्चन से, इस बुक से, उस बुक से, बहुत अच्छी बुक है, मोटी है, पतली है, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना स्पीड बढ़ाइए, यही मतलब एक रामबाण है। स्पीड बढ़ाइए रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की। लास्ट बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में आपको पता है कि 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक पूरा सेक्शन होता है करंट अफेयर का, दूसरा पूरा सेक्शन होता है जीएस पार्ट का। जीएस पार्ट ऐसा पार्ट है, ऐसा वास्ट है कि आप उसको कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपने हर पार्ट को टच किया हो कभी ना कभी, लेकिन इन 2 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं जीएस के लिए। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो आपके पास अगर लूसेंट की बुक है या फिर ऐसी कोई बुक है जिसमें कंबाइंड आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए थोड़ा बहुत और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है या फिर अभी तक आपने लूसेंट या कुछ भी ऐसा पढ़ा नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए जीएस को। जीएस में आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक दिन में 2-3 भी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो 50 क्वेश्चन जीएस में आते हैं, उसमें से 50 गिन लीजिए, 150 क्वेश्चन आपके दिन के हो गए। तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे, कई सारे टॉपिक्स होंगे जो आप कवर कर सकते हैं, जो आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू। तो कोई भी नई बुक में मत जाइए, अलग अलग सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप पॉलिटी उठा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स अब पढ़ रहे हैं या फिर आप साइंस अब आपने उठा के पढ़ने लगे आप। तो ऐसा नहीं करिए क्योंकि इसमें 2 महीने में कुछ भी संभव नहीं है। 2 महीने में आप जीएस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ऐसा मतलब बिल्कुल ये ड्रीम लेकर मत चलिए जो कि अनरियलिस्टिक हो। आप बस मॉक टेस्ट पे भरोसा कीजिए, मॉक टेस्ट से आप क्वेश्चंस बटोरिए, जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं वो पूरा टॉपिक तैयार कर लीजिए जब भी आप एनालिसिस करेंगे तब। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ कि मान लिया कि मुगल वंश से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट में वो समझ में नहीं आया, आपको नहीं याद है कि क्या इसका आंसर होगा। जब आप एनालिसिस करने जाएंगे आपने देखा कि उसका आंसर वहां पे प्रोवाइडेड था, और जब भी ये जो मॉक टेस्ट का जहाँ पे सोल्यूशन होता है वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो कुछ ना कुछ आपको उस टॉपिक से तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कई सारे क्वेश्चंस मुगल जो साम्राज्य उससे पूछे जा रहे हैं तो आप एक वीडियो से, आप कहीं किसी बुक से जल्दी से मतलब 10 मिनट में मुगल वंश पढ़ सकते हैं और फिर वो आपको याद रहेगा क्योंकि आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल भरोसा रखिए। मैं पूरा बता रही हूँ कि ये जो पूरा वीडियो है वो मॉक टेस्ट के ही इर्द गिर्द घूमेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं है जो आपका सिलेक्शन करा सकता है। इसको अंडर एस्टिमेट प्लीज मत कीजिएगा अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो। जीएस पार्ट में मैंने जैसे बताया कि 2 पार्ट होते हैं, करंट अफेयर पूछा जाता है, एक जीएस पूछा जाता है। तो अगर जो स्टैटिक जीएस है उसको तो आप ऐसे तैयार करेंगे, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक है तो ठीक है, आपको पढ़नी है तो ठीक है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मॉक टेस्ट करके उसको पूरा तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको उस पूरे मॉक टेस्ट से एग्जाम में।
नेक्स्ट जो पार्ट है करंट अफेयर, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपका मॉक टेस्ट से नहीं कंप्लीट होगा, ये आपको करना ही करना है। ये एक ऐसा पार्ट है, जैसे मैंने वोकैबुलरी बताया कि रटना पड़ेगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते, वैसे ही करंट अफेयर है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स होना चाहिए। मैंने लगभग 1 साल का बताया था कि आपको पढ़ना है, वो पढ़िए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ जाइए कि इस समय करंट अफेयर का जिस तरह से वेटेज बढ़ रहा है, जीएस में आप 15-20 क्वेश्चंस या 15-20 नंबर आप खो देंगे। बहुत बहुत बड़ा ये जो पूरा सेक्शन है वो है और बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, ज़रूर से ज़रूर इसको तैयार करके जाइएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, वैसे ही तैयार कीजिए। 2 महीने का समय है, बहुत समय है, आप तैयार कर सकते हैं। तो अब वीडियो ये कंप्लीट हुआ, यही स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपको कुछ स्पेशल नहीं लगा हो, आई कांट डू एनीथिंग, यही स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है इन 2 महीनों में। इनको आप फॉलो कीजिए। आई बेट यू कि अगर आप इसको ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आज से 2 महीने के बाद आप इसी वीडियो पे थैंक्स लिखकर जाएंगे, आई बेट यू। ओके, सो अब मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो आपको रियल पढ़ना है। पहला वोकैबुलरी सेक्शन और दूसरा करंट अफेयर। ये चीजें आपको बुक से या किसी सोर्स से पढ़नी है, तैयार करनी है, रटनी है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो आपका मॉक टेस्ट से बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। मॉक टेस्ट मैंने आपको 4 बता दिए, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट है, भरोसा रखिए, देखिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी सारी चीजें। मैंने सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की है, उतना ही जितना आपको जरूरत है। इसके अलावा और कुछ आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए सब कुछ। ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, ऐसा वैसा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, छोड़ दीजिए। बस अपने आप को लगा दीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, मॉक टेस्ट में अपनी जी जान लगा दीजिए, सिलेक्शन पक्का है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं धीरे धीरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी, अगर जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उन पे भी वीडियोस बनाती रहूंगी। मेरा गला खराब था इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो अब थोड़ा सा ठीक है, मैं वीडियोस लाती रहूंगी जिससे आपको इन 2 महीनों में काफी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।